बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम शुरू करेंगे वो फाइलम एकाइनोडर्मेटा है। फाइलम एकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है? जिस तरह पुराने जितने भी फाइला हमने डिस्कस किए हैं उनके नाम की कोई ना कोई वजह लाजमी थी, तो इसी तरह एकाइनोडर्मेटा के भी नाम की कोई ना कोई वजह है। सबसे पहले ये जो वर्ड है ना एकाइनो, ये कांटों को कहा जाता है, स्पाइन्स को कहा जाता है। डर्मेटा कहते हैं स्किन को। तो ऐसे एनिमल जिनकी स्किन के ऊपर काफ़ी सारे कांटे हों तो ये एकाइनोडर्म्स कहलाते हैं। अच्छा, इनकी तादाद की बात करें तकरीबन 5000 स्पीशीज की मालूम है। हैबिटेट की बात करें तकरीबन सारे मेंबर इनके समंदर में रहते हैं और समंदर में भी बॉटम के नज़दीक, समंदर में भी बॉटम के नज़दीक। अच्छा, समंदर में आपने सुना होगा या देखा होगा कि समंदर में जो आप समंदर के पेट की तरफ जाएं तो उसकी डेप्थ बढ़ रही होती है। किनारे पे डेप्थ कम होती है, फिर थोड़ा आगे जाएंगे डेप्थ और होती है, फिर आगे जाएंगे डेप्थ और होती है। तो ये ज़्यादातर साहिल के किनारे रहते हैं ताकि इनको जो बॉटम है जहाँ इन्होंने अपनी बॉडी को अटैच करना है या चलना है जहाँ, तो वो जगह इनको आसानी से मिल सके। तो इसी वजह से ये लिखा हुआ है। आमतौर पे ये बॉटम में रहेंगे और बॉटम में इनको कोई ना कोई सरफस चाहिए होगी। तो सरफस इनको शैलो सी, समंदर का जो कम गहरा पोर्शन है उसमें मिलेगी, नियर शोर लाइंस, और ये बिल्कुल साहिल के नज़दीक। यानी आमतौर पे काफ़ी सारे मेंबर इनके साहिल के ऊपर ही फिर रहे होते हैं, आप ये कह सकते हो। अच्छा, लाइफस्टाइल इनमें दोनों कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं। कुछ चलने वाले कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मोटाइल होते हैं, फ्री मूविंग होते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो एक ही जगह अटैच रहते हैं, जिसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया था सिसाइल। अच्छा, इनकी जो बॉडी कैविटी वो सीलोम है, यानी ये हायर एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। और इनकी जो डेवलपमेंट है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी ड्यूरिंग डेवलपमेंट 3 लेयर्स बनती हैं। अगेन ये बातें हम पहले शुरू में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा, इनकी सिमेट्री के हवाले से ये जो फाइलम है इसमें कुछ अजीब अजीब सी बातें आप पढ़ेंगे। सबसे पहले जितने भी हमने अभी तक फाइलम पढ़े हैं और आगे पढ़ेंगे, सब में एक चीज़ है कि जो सिमेट्री है वो थ्रू आउट द लाइफ आमतौर पर एक ही जैसी रहती है। अगर कोई रेडियल सिमेट्री वाले हैं तो सारी ज़िंदगी रेडियल सिमेट्री वाले कैरेक्टरिस्टिक को शो करेंगे, और अगर कोई बायलेटरल सिमेट्री वाले हैं तो वो सारी ज़िंदगी बायलेटरल सिमेट्री को शो करेंगे। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ किस्म की सिमेट्री शो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनका जो लार्वा है वो बायलेटरल है, और इनकी जो एडल्ट स्टेज है वो रेडियल सिमेट्री शो करती है। अच्छा, रेडियल सिमेट्री का इनको एक फ़ायदा है जो बाकी दूसरे एनिमल जो बायलेटरल होते हैं उनको नसीब नहीं होता, और शायद ये एक इन्होंने जो डेवलप किया है ये अपने सर्वाइवल के लिए इन्होंने डेवलप किया है। आमतौर पे जैसे मैं कहता हूँ स्टार फिश है, ये रेडियल सिमेट्री शो करती है। ये क्या करती है? रेडियल सिमेट्री। अच्छा, रेडियल सिमेट्री वाला जो एनिमल होता है उसकी सारी साइड्स एक जैसी होती हैं। तो अगर कोई भी फूड इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए या इधर से आए तो इसको इक्वली वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कोई चीज़ हमारे सामने से आए, कोई चीज़ बैक से आए, तो दोनों के अगेंस्ट रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं होगा। सामने से आने वाले के लिए क्विक रिस्पॉन्स होगा और पीछे से आने वाले को डिटेक्ट करना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो यहाँ इनके पास कोई भी स्टिमुलस आता है किसी भी साइड से तो इनका रिस्पॉन्स हमेशा एक ही जैसा होगा, क्योंकि इनकी बॉडी हर तरफ से क्या है, एक ही जैसी है। तो इसका ये फ़ायदा हो सकता है कि इनको फूड कैप्चर करना, इनके जो प्रीडेटर है उससे बचना, या मुख्तलिफ़ किस्म की स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना इनके लिए आसान होता है, और इसी वजह से ये इनका सर्वाइवल कदरे बेहतर होगा। तो बहरहाल रेडियल सिमेट्री इनका जो मोड ऑफ लाइफ है इसकी स्पेशल एडॉप्टेशन है जो इनको सर्वाइवल में हेल्प कर रही है। अच्छा, एंडोस्केलेटन। सबसे पहले उसने जो बात की है कि एंडोस्केलेटन बॉडी इज कवर्ड विद डेलिकेट एपिडर्मस। तो इनकी बॉडी के ऊपर एपिडर्मस तो होगी। जैसे मैं कहता हूँ कि इनकी बॉडी की सरफेस जो एपिडर्मस है, एपिडर्मस आमतौर पे स्किन से रिलेटेड होती है। ज़्यादातर अभी तक जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं उनमें जो स्केलेटन बनता है वो एपिडर्मस से बनता है, और एपिडर्मस के बाहर चूंकि स्केलेटन डेवलप होता है तो इस वजह से वो एक्सोस्केलेटन कहलाएगा। लेकिन यहाँ एपिडर्मस तो है, स्केलेटन एपिडर्मस से नहीं बनता, होता एपिडर्मस के ऊपर है। जैसे मैं कहता हूँ कि इनका एक मेंबर है, कोई भी मेंबर लगा ले, ये उसकी स्किन है, ये उसकी क्या है, स्किन है, और स्किन के ऊपर काफ़ी सारे कांटे हैं
जो इनका स्केलेटन बना रहे हैं, जो इनका क्या बना रहे हैं, स्केलेटन बना रहे हैं। लेकिन ये जो कांटे हैं ये एपिडर्मिस से सिक्रेट नहीं होते, बल्कि एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर ऑफ सेल है मेसोडर्म, उससे डेवलप होते हैं, बाद में सरफेस पे आते हैं। बाद में क्या आते हैं, सरफेस पे आते हैं। तो सबसे पहली बात, अभी तक जितने भी हमने एनिमल पढ़े हैं जिनमें सरफेस के ऊपर स्केलेटन होता है, वो सारे के सारे स्केलेटन एपिडर्मिस या सरफेस के सेल रिलीज करते हैं। लेकिन यहाँ है तो वो कांटे जो स्केलेटन बना रहे हैं इसका सरफेस के ऊपर, लेकिन वो बन कहाँ से रहे हैं, मेसोडर्म से। और चूंकि जो भी स्केलेटन मेसोडर्म से बनेगा, चाहे वो सरफेस पे हो या बॉडी के अंदर, जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन भी ना मेसोडर्म से बनता है, तो मेसोडर्म से बनने वाला जो स्केलेटन है, चाहे वो सरफेस पे आ जाए या बॉडी के अंदर रहे, तो वो एंडोस्केलेटन ही कहलाता है। हालांकि इनका स्केलेटन सरफेस के बाहर है, लेकिन चूंकि इसकी ओरिजिन, इसका जो आगाज है, इसकी जो डेवलपमेंट है वो मेसोडर्म से हुई है, और मेसोडर्म से बनने वाला स्केलेटन हमेशा क्या कहलाता है, एंडोस्केलेटन कहलाता है। तो ये अक्सर कंफ्यूजन है, ये अक्सर क्या है, कंफ्यूजन है। स्केलेटन हालांकि बाहर है, लेकिन फिर भी इसको एंडोस्केलेटन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मेसोडर्म से डेवलप किया। तो यहाँ उसने पहले ये बात की, इनकी बॉडी के ऊपर एपिडर्मिस तो है और बड़ी नर्मो मुलायम एपिडर्मिस है, लेकिन ये एपिडर्मिस इनका स्केलेटन नहीं बनाती, बल्कि स्केलेटन बनता है मेसोडर्म से। मेसोडर्म डिवेल्प अ फर्म कैल्केरियस, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम वगैरह होती है, एंडोस्केलेटन। बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन, चूंकि इसका ओरिजिन मेसोडर्म से है, इट इज कॉल्ड एज एंडोस्केलेटन। तो ये सरफेस पे होने के बावजूद भी एंडोस्केलेटन कहलाते हैं। सरफेसिस, अब देखो ना सिमेट्री में भी यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया बाकी एनिमल से, स्केलेटन भी इनका डिफरेंट है सरफेस पे, फिर भी एंडोस्केलेटन कहलाता है। अच्छा, इनकी जो सरफेसिस हैं, इनकी जो सरफेसिस हैं, ओरल सरफेस जहां माउथ मौजूद होता है, एबोरल जो ओरल सरफेस के अपोजिट हो, यानी जहां एनस मौजूद होगा। अब नॉर्मली ये होता है जो माउथ वाली सरफेस वो अपर होती है और जो एनस वाली सरफेस वो लोअर होती है। ज्यादातर एनिमल में इस तरह होते हैं, या आगे या पीछे। इनका उल्ट है कि जो लोअर सरफेस है उस पर माउथ है, और जो हायर सरफेस है उस पर आप कह सकते हैं एनस है। तो बहरहाल यहाँ भी गड़बड़ है। लोअर ओरल सरफेस लोअर सरफेस है, और यहाँ माउथ इज लोकेटेड। जो एबोरल सरफेस है अपर सरफेस है, और एनस इज लोकेटेड, एनस इज लोकेटेड। अच्छा, यहाँ फिर एनिमल की मुख्तलिफ शेप्स हैं, जैसे 4-5 एग्जाम्पल आपकी बुक में दी गई है। अगर कोई बिल्कुल बिस्किट की तरह फ्लैट हो, बिल्कुल बिस्किट की तरह फ्लैट हो, तो उसकी एग्जाम्पल है केक अर्चिन। ये एनिमल का नाम ही, इसकी शेप है। अगर स्टार शेप हो लेकिन उसके आर्म छोटे हों तो वो स्टार फिश कहलाएगी। अगर हो स्टार शेप लेकिन उसके आर्म लंबे हों तो वो ब्रिटल स्टार कहलाएगी। अगर गोल हो तो सी आर्चिन कहलाएगी। अगर इलोंगेटेड हो उसको सी क्यूकम्बर। क्यूकम्बर वैसे खीरे को कहा जाता है, तो ये भी खीरे की तरह लंबी होती है। तो बहरहाल मुख्तलिफ शेप्स इन एनिमल्स की इस फाइलम के अंदर हमें नजर आती है। अच्छा, इनका जो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। बेसिकली इनमें होता क्या है, सबसे पहले ये इनकी बॉडी कैविटी के अंदर होगा, प्रेजेंट इन स्लोम और मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि इनकी मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, तो आप लिखेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अच्छा, जैसे मैं स्टार फिश की मिसाल देता हूँ कि हमारे पास ये एक स्टार फिश है, तो सबसे पहले इसके अंदर एक रिंग होता है, एक रिंग होता है, और उस रिंग से नालियां निकलती हैं। उस रिंग से क्या निकलती है, और नालियां हर आर्म में होती हैं, ये ऐसे, ये आर्म के अंदर ये नालियां जाती हैं, ये नाली आर्म के अंदर जाती, ये आर्म के अंदर जा रही। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये सिस्टम ट्यूब्स नालियों पर मुश्तमिल है, और उन नालियों के अंदर खाली जगह, और ये नालियाँ इनके माउथ के इर्द गिर्द भी होती है, यानी ये जो रिंग है ये भी बेसिकली नालियों का मजमुआ है। पास्ट इनटू द आर्म, और ये जो नालियाँ हैं एक तो इनके माउथ के इर्द गिर्द होती हैं और दूसरा आर्म में भी जारी होती है, और फिर वहाँ से जो पानी जो आप कह सकते हैं मूव करके इन नालियों के इर्द गिर्द कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इन नालियों के इर्द गिर्द कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ट्यूब फीट, जैसे मैं कहता हूँ ये नाली है ना, ये जो आर्म में आई है इसके इर्द गिर्द ये स्ट्रक्चर है, इनको ट्यूब फीट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, ये तो ऊपर से इस तरह गोल नजर आते हैं, वैसे अगर इनको साइडों से देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इनके पाँव की तरह का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले पानी इन सारी नालियों के अंदर मूव करता है, पहले सेंट्रल डिस्क में आएगा,
ये इनकी सेंट्रल डिस्क है, फिर यहाँ से सारे आर्म में चला जाएगा और आर्म से फिर ये कनेक्टेड होते हैं ट्यूब फीट के साथ, फिर ये ट्यूब फीट में आ जाएगा। तो इस तरह ये इनकी बॉडी के अंदर पानी सर्कुलेट करते हैं इन सिस्टम के ज़रिए से। अच्छा, ये जो डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर एक छोटा सा सुराख होता है, जैसे मैं कहता हूँ ये सुराख है, वो ऊपर वाली सरफेस पे होते हैं, ऊपर वाली, और ऊपर वाली सरफेस हमने कौन सी कही है, एबोरल सरफेस। इस सुराख से इनकी बॉडी में पानी दाखिल होता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो सबसे पहले, और इस सुराख के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया मैड्रीपोराइट, वाटर इनटू दिस चैनल थ्रू सीव। सीव कहते हैं छलनी को, जैसे छलनी नहीं होती जिससे हम चाय छानते हैं, जिसमें सुराख होते हैं। तो यहाँ मैड्रीपोराइट बेसिकली एक प्लेट्स की तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें छोटे छोटे क्या है, सुराख हैं, और इन सुराखों से पानी दाखिल होता है। और ये जो मैड्रीपोराइट है, या कौन सी जगह लोकेटेड होता है, एबोरल, ऊपर वाली सरफेस पे लोकेटेड होता है। तो मैड्रीपोराइट बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैड्रीपोराइट। अच्छा, लोकोमोशन की बात करें तो इनकी नालियों के इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो क्या कहलाते हैं, ट्यूब फीट। और ये जस्ट लाइक ए पाँव और टांग, जैसे इसका एक बारीक हिस्सा होता है और नीचे वाला हिस्सा पाँव की तरह होता है। तो इसमें पानी भरता है, तो ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारे टांगों में हड्डियाँ होती हैं, तो इनका पानी हड्डियों की तरह काम करते हैं। तो बहरहाल वो इस ट्यूब फीट से चलती है, और चूंकि इनकी एक तरफ सुराख होता है और इस सुराख से पानी दाखिल होता है, इस सुराख से क्या होता है, पानी दाखिल होते हैं, जो इस ट्यूब फीट को भर देते हैं, जिसकी वजह से ये हार्ड स्ट्रक्चर हो जाते हैं और सपोर्ट का काम भी करते हैं और इससे लोकोमोशन का काम भी करते हैं। तो जिसमें एक सुराख हो ना और आगे से चीज़ बंद हो, तो ये सैक लाइक कहलाता है। ये बड़ी डिटेल से पहले भी काफ़ी सारे एनिमल हैं वो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं। जैसे मैंने कहा था ये कैप है, ये भी सैक लाइक है, एक तरफ से बंद है और एक तरफ से क्या है, ओपन है। तो बहरहाल इनकी जो लोकोमोशन है, अच्छा लोकोमोशन सारे ऑर्गेनिज्म के नहीं है, इनमें से वो ऑर्गेनिज्म जो मोटाइल हैं सिर्फ उनकी बात हो रही है। तो जो मोटाइल स्पीशीज है मूव विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, और ये बड़ा सॉफ्ट सा और सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक सुराख से इनके अंदर पानी दाखिल होगा। और ये मौजूद कहाँ होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, ये जो नाली है, ग्रूव की हम नाली के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ग्रूव कहते हैं नाली को। तो नाली के जो किनारे हैं आर्म के अंदर, ये नाली आर्म के अंदर है, उसके जो किनारे हैं, जैसे मैं कह किनारों के इर्द गिर्द ये ट्यूब फीट मौजूद होते हैं, और ये मददगार होते हैं इनके लोकोमोशन के अंदर। तो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इनमें क्या है, ट्यूब फीट है। अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात करें, जो सेक्सेस वो सेपरेट हैं, यानी मेल ऑर्गेनिज्म अलहदा, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलहदा, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यानी स्पर्म भी बॉडी से बाहर आएगा, एग भी बॉडी से बाहर आएगा, और पानी में ही वो मिलेंगे, पानी में ही जाइगोट बनेगा। और जब जाइगोट बन जाता है तो उस जाइगोट से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, पहले लार्वा बनता है फिर उससे पूरा एडल्ट बनता है। लेकिन लार्वल स्टेजेस भी मुख्तलिफ हैं, लार्वल स्टेजेस भी क्या है, मुख्तलिफ हैं। जैसे आमतौर पे इसके कुछ मेंबर हैं, जैसे मैं कहता हूँ स्टार फिश वगैरह, उसमें जब लार्वा बनता है तो लार्वा की जो पहली स्टेज है वो बिपिनेरिया कहलाती है। वो क्या कहलाती है, बिपिनेरिया। वो थोड़ा सा सिंपल होता है, लेकिन बाद में लार्वा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इसको ब्रेक्यूलेरिया कहा जाता है, और फिर एडल्ट बन जाता है। एडल्ट से मुराद वो ऑर्गेनिज्म आपको नजर आता है वो आमतौर पे एडल्ट होता है। तो बिपिनेरिया, ब्रेक्यूलेरिया, बिपिनेरिया, तो ये लार्वल स्टेजेस के मुख्तलिफ नाम हैं। अच्छा, आमतौर पे ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। दूसरा, ये बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, मैंने शुरू में डिस्कस किया था ना कि ये जो एनिमल लार्वल स्टेज पे बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, और इसी वजह से ये कॉर्डेट से मिलते जुलते हैं। किससे मिलते जुलते हैं, कॉर्डेट से मिलते जुलते हैं। तो ये बात खैर अगले लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस होगी। एकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर है उसमें कॉर्डेट में क्या रिजेम्बलेंस पाई जाती है, अभी सिर्फ याद रखेंगे ये कॉर्डेट से मिलते हैं। अच्छा, इनके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन का मतलब क्या है, जैसे खुदा ना खास्ता किसी का बाजू कट जाए वो दोबारा नहीं बनता, क्योंकि हमारे अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी आमतौर पे बहुत कम होती है। स्किन वगैरह में तो होती है कि स्किन थोड़ी सी डैमेज हो जाए वो दोबारा बन जाती है, लेकिन पूरा जो ऑर्गन है वो डिवेल्प नहीं होता। अब मैं जैसे स्टार फिश की बात करूँ, आप इसकी आर्म काट दें, कुछ अर्से बाद ये अपनी आर्म को दोबारा बना लेती। आप इसके सारे आर्म्स काट दें, ये सारी आर्म बना लेंगी। तो ये जो किसी पार्ट का दोबारा बनना है तो ये क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। और ये इस फाइलम के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। इट इज़ कॉमन इन इकाइनोडर्म, जैसे स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, सी क्यूकम्बर, सी आर्चिन, ये सारे वो आप कह सकते हैं एनिमल्स के नाम हैं जिनके अंदर रीजनरेशन बहुत आउट क्लास दर्जे की हो रही होती है। तो ये हमने फाइलम इकाइनोडर्मेटा का भी आधा पोर्शन पढ़ा है, बकिया जो पोर्शन है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगा।
और अगला लेक्चर इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये जो पॉइंट बताया ना कि एकाइनोडर्म्स जो है वो कॉर्डेट से भी रिजेंबल करते हैं, तो वो किस तरह रिजेंबल करते हैं उसको फिर अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।